हेलो दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम मनोविज्ञान की प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हम दूसरी तरफ वहां पे जो थ्योरी की क्लास भी चला रहे हैं आपके लिए, और यहाँ पे प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, इसलिए आप इस प्रैक्टिस को पूरा देखिएगा। इस प्रैक्टिस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो शिक्षक भर्तियों में अभी तक आए हैं। तो देखिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जो शिशु होता है, शिशु की जो हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में कितने बार धड़कती है। आपने क्या बताएंगे, क्या कितने बार धड़कती है? क्या 140 बार धड़कती है, या 130 बार, या 120 बार, या 723 बार? देखिएगा, हमने आपको बताया कि भैया जो शैशवावस्था होगी, शैशवावस्था में शिशु की धड़कन जो होगी वो 140 बार धड़कती है। कितने बार? तो 140 बार। तो वहीं वहीं किशोरावस्था में यह 72 हो जाती है। तो 72 हो जाती है कब? किशोरावस्था में। 1 मिनट में किशोरावस्था में 72 बार, शैशवावस्था में 140 बार धड़कती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बाल्यावस्था तो बताइए, तो हमने भैया कहा, तो देखो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में यह है जो धड़कन है 82 से कितनी, 82 से 85 हो जाती है 1 मिनट में, यानी कि 82 से 85 बार धड़कती है बाल्यावस्था में। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या है? तो हमने आपको बताया कि भैया जो 140 बार है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, आपसे क्या कहा गया कि वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। यह देखिए, यह जो क्वेश्चन है वो जीन पियाजे के टॉपिक से लिया गया है, और हमने आपको जो हमारी लास्ट थ्योरी की क्लास आई है अभी 2 दिन पहले, उसमें हमने जीन पियाजे से टॉपिक संबंधित कराया ही था, और उसमें हमने आपको बताया था कि वर्गीकरण की योग्यता का विकास बालक में कब होता है। तो बताइए कि वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है, आप क्या बताएंगे? कि यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदीगामक अवस्था है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, हमने आपको बताया कि जो भैया बालक होगा, बालक, उसमें जो वर्गीकरण की योग्यता होगी, यानी कि बालक में जो वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो कब होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि बताई गई है वो 7 से 11 वर्ष बताई गई। कब से कब तक? 7 से 11 वर्ष। यह वह अवस्था है, इस अवस्था में बालक क्या करता है? इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में गुण के आधार पर, किसके आधार पर? याद रखिए, गुण के आधार पर उनमें संबंध स्थापित करने लगता है, और दोष के आधार पर अंतर भी स्थापित करता है। यानी कि गुण एवं दोष के आधार पर दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करने लगता है। मूल रूप से आप कहें तो यह वह अवस्था है जिसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। यह क्वेश्चन आ चुके हैं, जितने भी आपको हम प्रैक्टिस के माध्यम से करवाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इस प्रैक्टिस को पूरा देखिएगा। यदि हमारी प्रैक्टिस पसंद आई है, क्लास पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह हम सीटेट, रीट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए विशेष तौर पर लाए हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल समान ना होकर उनसे कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? बताइएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन की व्याख्या जरूरी होती है, तो इसमें भी हम व्याख्या लेके चलते हैं। देखिएगा, आपने जैसा कि बताया कि जो वंशानुक्रम के नियम है वह किसने दिए? आप बताएंगे भैया कि मेंडल ने वह नियम दिए। हमने कहा भैया मेंडल कहाँ के निवासी थे? आपने कहा कि ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने वंशानुक्रम के 3 नियम दिए। तो 3 नियम कौन से दिए? तो भिन्नता का नियम दिया, समानता का नियम दिया, और प्रत्यागमन का नियम दिया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया, ये देखिएगा कि इसमें कहा कि बिल्कुल भिन्न ना होकर कुछ भिन्न होते हैं। जब भैया कुछ भिन्न होंगे तो भिन्नता के नियम के अंतर्गत आता है। ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? भिन्नता का नियम आएगा। अब देखिएगा प्रत्यागमन का नियम क्या है, क्योंकि उसमें भी तो उल्टे ही होते हैं। इसमें अगर कुछ ना दिया गया होता, अगर इसमें ये कहा गया होता कि बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे किसी के माता पिता जो एकदम उनका कलर साफ है और बच्चे का एकदम कलर दबा हुआ है, यानी कि काला है, तो वह प्रत्यागमन के अंतर्गत आएगा। यदि बालक, उस बच्चे का कलर ना काला है ना गोरा है, बीच का है, तो वह भिन्नता के नियम के अंतर्गत आएगा, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं, ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था, कि बताया था जब कराया था, तो विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है।
बताइएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? आप बताएंगे भैया कि सीधे सीधे आपने तो बताया था कि जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक है। हमने कहा हाँ सही बात है। हमने कहा भैया ये तो बताइए विकासात्मक मनोविज्ञान में कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाता है? आप बताएंगे कि विकासात्मक मनोविज्ञान में बालक की गर्भावस्था से लेकर, कब से, तो बालक की गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक, तो आप बताएंगे भैया कि बालक की गर्भावस्था से लेकर मृत्यु, जब तक बालक की, उस बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। आपने कहा ठीक है भैया समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन पूछिए। हमने कहा ठीक है, तो आप बताइएगा कि अगला क्वेश्चन, इसमें कहा कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? बताइएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की दिशा में होता है? क्या होता है कि विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार, या विकास दिशा के सिद्धांत के अनुसार, या एकीकरण की दिशा का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत? बताइएगा किसके अनुसार। हमने आपसे कहा देखिएगा कि जो भैया विकास क्रम है, विकास क्रम, अब भैया विकास का जो क्रम है वो भाषा के लिए होता है। भाषा के लिए कैसे? पहले एल, एस, फिर आर और फिर डब्लू। भाषा का ऐसे एक एक क्रम में ही तो विकास होगा LSRW के अनुसार। लेकिन जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, हमने आपसे बताया कि जो बालक का विकास होगा वह एक दिशा में निश्चित तौर पे चलता है, यानी कि वह सिर से पैर की ओर होता है। तो आप बताएंगे भैया जो बालक का जो सिर से पैर की ओर जो दिशा का सिद्धांत है, जो क्वेश्चन पूछा गया, वह विकास की दिशा से संबंधित होता है। हमने बताया कि आप बताइए कि भैया जो बालक के सिर से पैर है, इसका जो नाम होता है मस्तोदमुखी, वो किसने दिया? बताइएगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि यह किसने दिया था। अब देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहते हैं कि भैया किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? बताइएगा कि किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? आपने कहा भैया सीधी सीधी बात है कि किशोरावस्था के जो हैं वो स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने, हमने कहा सही बात है, स्टैनले हॉल ने कहा कि भैया आकस्मिक बालक का विकास धीरे धीरे ना होकर, कैसे धीरे धीरे ना होकर कैसे होता है? तो उन्होंने कहा आकस्मिक होता है, अचानक से होता है। किसका? किशोरावस्था में बालक का विकास। देखिएगा अब वहीं अगर हमने कहा कि यहाँ पे आकस्मिक नहीं, इसमें कहा कि भैया बालक का विकास एक क्रम से होता है, यह बात किसने कही? आपने कहा कि भैया जो बालक का जो विकास होगा, दो सिद्धांत दिए गए बालक के विकास के संबंध में। पहला तो आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया जो कि स्टैनले हॉल ने दिया, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। जबकि दूसरे सिद्धांत में जो थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया, उसमें कहा गया कि बालक का विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन की व्याख्या करना बहुत ज़रूरी होता है। आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही परफेक्ट बनते हैं, इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। हम जो टॉप 30 की जो सीरीज हमने चालू करी है, इस सीरीज से जुड़ के रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और आपको पेपर जैसा हम माहौल प्रदान कर सकें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? बताइएगा। हमने आपको ये क्वेश्चन करा रखे हैं, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमने आपको करा रखा है पहले ही। अगर जिस भाई ने वह क्लास ना देखी हो, जिस बहन ने वह क्लास ना देखी हो, तो प्लीज़ हमारी वह क्लास ज़रूर देखें जाके। हम सारे टॉपिक पे चर्चा करते हुए चलते हैं। अब इसमें का जो आंसर है, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत किसने दिया? हमने कहा कि भैया अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वह सूज का सिद्धांत है, उसी को हम सूज का सिद्धांत कहते हैं। किस पे बल देता है? तो बताएंगे भैया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वह सूज पर बल देता है। ठीक है, अगले के ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा कि बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया बताइए कि बाल्यावस्था में बालक का कौन सा दृष्टिकोण होता है? बताइएगा, क्या कल्पनावादी बालक होता है इस अवस्था में, या यथार्थवादी बालक होता है इस अवस्था में, या सांसारिक बालक होता है, या बहिर्मुखी बालक होता है? बताइएगा। देखिएगा बाल्यावस्था में जो बालक होगा, यानी कि जो बालक होगा उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण होगा। कौन सा? यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है बाल्यावस्था में, तब आप बताएंगे भैया कि जो बालक का व्यक्तित्व है वह बहिर्मुखी होता है, लेकिन जो दृष्टिकोण होता है वह यथार्थवादी होता है।
ठीक है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस अवस्था को टोली या समूह की आयु कहते हैं, यानी कि टोली या समूह की अवस्था के बारे में पूछा गया है। देखिएगा, बताइए क्या वह शैशवावस्था है, या वह बाल्यावस्था है, या किशोरावस्था है, या फिर प्रौढ़ावस्था है, बताइएगा। देखिएगा, जो हमने आपसे कहा कि भैया यह वह अवस्था है, यह कौन सी अवस्था है, कि यह वह अवस्था है जिस अवस्था में बालक अपनी टोली या समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि बालक शैशवावस्था में रहता है घर पे, तो वह क्या होता है, इस अवस्था में आत्म केंद्रित होता है बालक। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होगा। अब भैया आत्म केंद्रित के बाद जब वह बाहर जाएगा, विद्यालय जाएगा, तो बालक बनाता है नित नए दोस्त। जब दोस्त बनाएगा तो दोस्त बनेंगे, हर रोज़ तो एक टोली का निर्माण होता है, तो बालक उन दोस्तों के बीच ज़्यादा रहना पसंद करता है। देखिएगा, यह वह अवस्था है जिसमें खोखली मित्रता होती है। कौन सी, तो बताएंगे भैया कि यह वह अवस्था है जिसमें खोखली मित्रता होती है। कैसी होती है, तो आप बताएंगे भैया यह बाल्यावस्था में खोखली मित्रता होती है। और इसी अवस्था को हम और क्या कहते हैं, इस अवस्था के सारे उपनाम आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व हो जाता है। देखिए, हमने 2 क्वेश्चन पहले ही, शायद क्वेश्चन नंबर 8 में हमने चर्चा करी थी कि बालक का व्यक्तित्व होता है और बालक के दृष्टिकोण के विषय में। यही क्वेश्चन वही हमसे पूछ लिया गया कि बताइए कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कौन सा होता है। क्या बताएंगे आप? हमने आपको विस्तार से बताया था। अभी आपने कहा कि देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो बालक का व्यक्तित्व अगर पूछा जाए तो वह बहिर्मुखी वह अवस्था में होता है। किस अवस्था में, तो कहेंगे बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। लेकिन अगर दृष्टिकोण पूछा जाए तो कहेंगे भैया यथार्थवादी। आपने बताया, कौन सा बताया, तो यथार्थवादी बताया। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, कहेंगे व्यक्तित्व के विषय में चर्चा कर रहा है तो बहिर्मुखी होगा। अगर दृष्टिकोण के विषय में चर्चा करता तो हमारा कौन सा आंसर होता, तो कहेंगे बहिर्मुखी वाला होता है हमारा आंसर। देखिए, लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत आपको हमने बताया, जब सिद्धांत पढ़ाए थे लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, हमने आपसे कहा था कि सीटेट में इनसे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लेव वाइगोत्स्की ये सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी विगत परीक्षाओं में जो हुई हैं हमारी, उनमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने जो सीखा है, आप अपनी तैयारी को परफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए बस। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो भैया इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये पूछ रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। अब आप क्या बताएंगे, क्या एक गतिविधि होती है, कौन सी, क्या एक व्यक्तिगत गतिविधि है, हैं, क्या एक निष्क्रिय गतिविधि है, या अनुबंधित गतिविधि है, या सामाजिक गतिविधि है। हमने आपको बताया कि भैया जब लेव वाइगोत्स्की पढ़ा रहे थे तो हमने कहा कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया की सहायता से सीखता है। बालक कैसे सीखता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया की सहायता से सीखता है। तो जाहिर सी बात है कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। कैसी है, तो अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। बालक समाज में सक्रिय रहकर सीखता है। कैसे, बालक समाज में सक्रिय रहकर सीखता है। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या पड़ा कि भैया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, क्योंकि यह मानते थे कि बालक का जो अधिगम होता है उसमें समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि होती है। कैसी, तो अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपसे पूछा गया कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा। इसके ऊपर हमने उदाहरण के माध्यम से आपको बताया था। यह चीज़ हमने उदाहरण के माध्यम से बताई थी, थ्योरी की जब क्लास ली थी लेव वाइगोत्स्की की। आप बताइएगा कि जब बच्चे अपने आप या स्वयं से वार्ता करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह क्या है, बताइएगा। क्या उसे व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है, या उसे भ्रांत वार्ता कहा जाता है, या समस्यात्मक वार्ता कहा जाता है, या फिर अहम केंद्रित वार्ता कहा जाता है। आपने कहा भैया, जो आपने कहा कि जब बालक होगा जो स्वयं से वार्ता करता है, यानी कि स्वयं से वार्ता करके अपने कार्यों की योजनाएं बनाता है। बालक अपने कार्यों की योजनाएं बनाता है, यानी कि बालक स्वयं से वार्ता करके अपनी चिंतन
चिंतन करता है बालक। अब भैया इतनी चीज़ें बता दी, तो ये भी बता दीजिए। हमने कहा भैया जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा कि जब बालक स्वयं से संवाद करेगा, उस चीज़ को उन्होंने व्यक्तिगत वार्ता कहा। क्या कहा? तो उस चीज़ को इन्होंने व्यक्तिगत वार्ता कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित कर रहा है? बताइएगा। देखिएगा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है, इस प्रकार का। इसीलिए हमने समस्त पक्षों की ओर रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट सबसे क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर आए हुए इस प्रैक्टिस में। ठीक है, यदि आप इस प्रैक्टिस को देखते हैं हमारे साथ, हर रोज़ इस प्रैक्टिस को हमारे साथ में देखते हैं, तो आप अपनी जो आपकी तैयारी है वह आप एकदम बुलंदियों की ओर ले जा रहे हैं। उस तैयारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपसे पूछा गया कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, यानी कि आपने कहा भैया कि यह जो क्वेश्चन है, जब यह क्वेश्चन है तो इसमें बस एक विशिष्ट लिंग की बात हो रही है, एक विशिष्ट लिंग की बात हो रही है। यानी कि हमने आपसे कहा कि भैया जब एक ही लिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए, एक ही लिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए, दूसरे को दबाया जाए, तो हमने कहा वहाँ पे तो जेंडर रूढ़िवादिता होती है, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। अब देखिएगा, जेंडर रूढ़िवादिता है क्या? आपने कहा कि भैया सिर्फ लड़कियां ही यह काम कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, लड़के सिर्फ बाहर घूम सकते हैं, घर का काम नहीं कर सकते। यानी कि हमने कहा कि लड़के और लड़कियों में विशेष कार्य ही बता दिए कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। हमने कहा भैया यह तो जेंडर रूढ़िवादिता है, यह बात गलत है। यहाँ पे हमारा आंसर इसीलिए क्या है, तो कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या है? तो जेंडर रूढ़िवादिता हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, जब विशिष्ट लिंग की विशेष तौर पे बात करी जाए तो वहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि एक प्रारंभिक कक्षा में एक शिक्षक होता है जो अपनी बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। इसमें कहा गया कि आपकी कक्षा है, जैसे आपकी कक्षा में एक बच्ची आई और वह अपने साथ जो अनुभव लाई है, आप उस बच्ची के साथ क्या करेंगे? उसके अनुभवों के साथ उसके अनुभवों की उपेक्षा करेंगे क्या? उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल या संचयन करना चाहिए या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए? देखिएगा, हमने जब चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, हम स्कूल में गए, हम अध्यापक बन के गए, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ तो अनुभव लाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनके अनुभव के माध्यम से ही उन बालकों को सिखाना चाहिए। अगर हम उनके अनुभवों को महत्व नहीं देंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं डर जाएगा, सहम जाएगा, अपनी बात नहीं बता पाएगा। जब बालक अपनी बात नहीं कह पाता है तो बालक सीखने में कमज़ोर पड़ जाता है। आप उसको सीखने को अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार से हो। इसीलिए हमारा यह क्वेश्चन का आंसर क्या है कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। क्या? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। यह सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइएगा कि केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, या फिर उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, या फिर उदाहरण हैं या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। यहाँ पे है नहीं आएगा, यहाँ पे कह दिए उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों ही नहीं देने चाहिए, या फिर केवल उदाहरण देने चाहिए। आप बताइए। देखिएगा, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक, देखिएगा, अगर आपकी कक्षा है उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो उदाहरण के माध्यम से किसी चीज़ को समझ लेते हैं, और कुछ तो ऐसे होंगे जो आप उदाहरण नहीं देते, सिर्फ परिभाषा बताते हैं, उससे भी सीख लेते हैं। अब भैया हमें तो दोनों प्रकार के बच्चों को सिखाना है, तो हम उदाहरण भी देंगे और गैर उदाहरण सिर्फ परिभाषा बता के भी सिखाएंगे। यहाँ पे हमारा इसीलिए आंसर क्या है? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों।
हमें दोनों ही देने चाहिए। देखिए जब सीटेट में आपको केवल शब्द दिखे, आपको वह क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। जब केवल शब्द दिखे हैं, उदाहरण किसी एक की अगर बात करी जाए तो हमारा वह भी आंसर नहीं हो सकता। जब देखिए केवल उदाहरण, यहाँ पे भी केवल की बात करी तो जाहिर सी बात हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे इन तीनों में से बचा कौन रह गया, चारों में से ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है। बताइएगा। यह क्वेश्चन हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, उससे लिया गया है, बता दिया। हालांकि हमने अभी तक बुद्धि को नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब बुद्धि को हम पढ़ाएंगे तो विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। यह क्वेश्चन का आंसर जो है वह अंतः वैयक्तिक बुद्धि है। ठीक है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि है। यह जो बुद्धि होती है, हाँ, यह बुद्धि बिजनेसमैन में पाई जाती है, जो आपको इसका मतलब यही होता है जो गंजे को भी कंगा बेच दे। अब गंजे को कंगा आप कब बेच पाओगे, तो देखिए जब दूसरों की उस व्यक्ति की मनोदशा समझोगे, जब स्वभाव समझोगे, प्रेरणा समझोगे, इन चीज़ों को समझ के ही तो आप अपनी किसी चीज़ को बेच पाओगे। यानी कि इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वह बिजनेसमैन में पाई जाती है। देखिएगा जब बिजनेसमैन में पाई जाएगी, अब आपसे हमने कहा हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई, आपने कहा भैया 10 प्रकार की बताई, 10 प्रकार की बताई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे अंदर 10 प्रकार की बुद्धि होती हैं, लेकिन जिसके प्रति अनुकूल वातावरण बनता है वह तो आगे निकल जाती है, बाकी की 9 नीचे दबी रह जाती हैं। अब हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, सबके लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि है। क्या है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखिए तत्परता का नियम किसने दिया, इसके ऊपर हमने चर्चा भी की है, थॉर्नडाइक का नियम है। या अगर आपने ना देखा हो तो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, आपसे पूछा तत्परता का नियम किसने दिया, आप क्या बताएंगे, पावलोव ने या एबिंगहॉस या थॉर्नडाइक या स्किनर। हमने कहा भैया कि तत्परता का नियम तो वही नियम होता है जिसमें आपने बताया था कि बालक जितना तत्पर होगा किसी चीज़ के प्रति उतनी ही जल्दी सीखता है, वह उतनी ही जल्दी सीखता है। यानी कि आपने कहा था कि यह नियम तो थॉर्नडाइक ने दिया है, यह नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। आपने बताया था कि यह मुख्य नियम भी है, यह मुख्य नियम भी है। थॉर्नडाइक ने जो 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए थे, आपने कहा उनमें से जो 3 मुख्य नियम थे उन्हीं में से एक था तत्परता का नियम। ठीक है, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा। यानी कि एक कथन पूछा गया और कथन क्या है, कथन है कि जो अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के रूप में की जा सकती है, किसका कथन है, आप बताएंगे भैया। ये तो पढ़ा हुआ है हमारा, आपने कहा कि भैया मैकडूगल का यह कथन है, यानी कि मैकडूगल का। और मूल प्रवृत्ति के पीछे कौन गए हैं, तो आप बताएंगे भैया कि मैकडूगल ही गए हैं मूल प्रवृत्ति के पीछे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है विलियम मैकडूगल, और जब मैकडूगल की बात आती है तो जाहिर सी बात है तो मूल प्रवृत्ति की बात आना लाजमी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आ गया, यह हमने उदाहरण में ही बताया था, और यह जो क्वेश्चन है वो बिहार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन सेम यही उदाहरण दे के सीटेट में भी पूछा गया है, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं यदि आपने लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे को कवर कर लिया तो 2 से 4 नंबर आपने कन्फर्म कर लिए हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को जरूर देखिएगा, हमने दोनों के विषय में विस्तृत तौर पर चर्चा करी है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे हैं, यानी कि चहलकदमी कराने के लिए बाहर ले जाते हैं। बच्ची जानती है कि चिड़िया जैसी भी चीज़ होती है, इसको अंडरलाइन करिए कि चिड़िया जैसी भी चीज़ होती है, बच्ची पहले से ही जानती है, परंतु उसने पतंग कभी नहीं देखी। इस पर भी अंडरलाइन करिए कि उसने पतंग नहीं देखी। पतंग को देखकर बच्ची ने क्या कहा, बच्ची कहती है देखो देखो चिड़िया उड़ रही है,
देखो देखो चिड़िया उड़ रही है, तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह एक पतंग है। अब बच्ची निम्नलिखित में से यह क्या प्रदर्शित कर रही है, क्या यह उदाहरण किसका है, बताइएगा। हमने जब आपको चर्चा करी थी, हमने आपको बताया था कि भैया जो जीन पियाजे हैं उन्होंने समावेशन के विषय में बताया और समायोजन के विषय में बताया। अब देखिए समावेशन क्या है, जब आपके पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान, जब आपके पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य आप अंतर ना कर पाएं तो समावेशन होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? समावेशन। बच्ची समावेशन को प्रकट कर रही है। अब हमारा आपने कहा भैया समायोजन के विषय में भी थोड़ा बता दीजिए। हमने कहा कि देखिए सुनिएगा, जब आप पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य अंतर कर ले जाते हैं स्वयं से, तो वो समायोजन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग से यह क्वेश्चन पूछा गया है। नैतिक विकास के सिद्धांत भी हमने आपको उदाहरण देके प्रत्येक सिद्धांत समझाए हैं, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस क्षेत्र में शोध किया है, क्वेश्चन में पूछा गया। क्या यह संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन्होंने शोध किया, या शारीरिक क्षेत्र में, या नैतिक क्षेत्र में, या फिर गामक क्षेत्र में? आपने कहा भैया जो कोहलबर्ग होंगे उन्होंने नैतिक क्षेत्र में जो शोध किया है, इन्होंने तो भैया नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। हमने कहा बता अच्छा, तो आपने कहा कि भैया नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का है। हमने कहा यह तो बता दो कि इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई। आपने कहा भैया इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, और प्रत्येक अवस्था की 2-2 उप अवस्थाएं बताई। अगर हम आपसे पूछा गया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी उप अवस्थाएं बताई, आपने कहा कि कुल 6 उप अवस्थाएं बताई, लेकिन अवस्थाएं 3 बताई, और नैतिकता यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, आइए क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं 21वें नंबर के ऊपर। देखिएगा एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता है, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में पूछा गया यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी पढ़ता है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा डी को सी और सी को डी पढ़ता है, तो वह बच्चा निम्नलिखित में से कौन से रोग से पीड़ित है? आप बताएंगे क्या क्या वह डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, या फिर डिसलेक्सिया से पीड़ित है, या फाइलेरिया से, या फिर मलेरिया से? देखिए ये 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दीजिए, ये आप ऐसे ही काट दीजिए। बचे 2, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। जब लिखन संबंधी विकार हो, जब बच्चा लिख ना पाए, तो वहाँ पे होता है डिस्ग्राफिया। लेकिन जब पठन संबंधी विकार हो, क्योंकि बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़ रहा है, यहाँ पे पढ़ने की बात है, तो यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात होगी। हमारा आंसर डिसलेक्सिया है। यहाँ पे क्या है हमारा आंसर? तो हमारा आंसर यहाँ पे डिसलेक्सिया है। ठीक है, ये देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डिजिटल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम यूपी लेखपाल से लेकर यूपी सुपर टेट, रीट, प्रत्येक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपनी कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। ठीक है, आपसे पूछा गया कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन है? हमने कहा भैया जब बालक में सबसे ज़्यादा तनाव और क्रोध होगा, वह तो भैया आपने कहा कि भैया किशोरावस्था है। क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया, किशोरावस्था। हमने कहा कि वह अवस्था कौन सी है जब बालक में तूफान आता है, तूफान की अवस्था। आपने कहा भैया यह किशोरावस्था है, और स्टैनले हॉल ने इसे तूफान की अवस्था कहा है। किसने? स्टैनले हॉल ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? तो किशोरावस्था इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिएगा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक ऐसे क्वेश्चन है कि जब आप तैयारी करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, जब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन नंबर 22, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? बताइएगा। क्या वह 100 शब्द का होता है, या फिर 50 शब्द का होता है, या फिर 60 शब्द का होता है, या फिर 10 शब्द का होता है? बताइएगा। हमने तब तक चर्चा करते हैं जीन पियाजे के ऊपर। हमने कहा था कि बालक जो होता है, जीन पियाजे जब पढ़ा रहे थे, तो जब बालक 12 माह का होता है, कितने माह का? 12 माह का जब बालक होगा कि तो वह पहला सार्थक शब्द बोलता है। कौन सा? तो वह पहला सार्थक शब्द बोलता है।
हमने कहा कि बालक अपना पहला सार्थक शब्द 12वें माह में बोलता है, तो दूसरे वर्ष के अंत तक बालक में 100 शब्द आ जाते हैं, यानी कि 100 शब्द का भंडार हो जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर 100 शब्द है, जब बालक दूसरे वर्ष के अंत तक 100 शब्द का भंडार हो जाता है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। देखिएगा, यह क्वेश्चन हमारा एक बार यूपी टेट में आ चुका है। यह जो क्वेश्चन नंबर 23 है, यह यूपी टेट में पूछा जा चुका है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें यह पूछा गया कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। क्या वह मेरा प्रिय मित्र है, या मेरा पड़ोस है, या फिर मेरा परिवार, या फिर मेरा विद्यालय। अब देखिएगा, जब बालक नर्सरी में जाएगा, यानी कि जब नर्सरी की बात होती है तो बालक सबसे ज़्यादा परिवार के अनुसार ही सीखता है। बालक की जो प्रथम शिक्षिका भी कही गई है, वह माँ को प्रथम शिक्षिका कहा गया है। इसलिए आप कहिएगा, जब माँ तो भैया परिवार में होती है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो बताएंगे भैया मेरा परिवार उस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि जो बालक होगा नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो विषय वस्तु आपने पूछी वह मेरा परिवार है। अगर आपको कोई परेशानी है इस प्रैक्टिस से संबंधित तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्रत्येक के आंसर हमें ज़रूर बताएं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह विधियों से संबंधित क्वेश्चन है। हमने आपसे पहले ही कहा कि हमने प्रत्येक क्षेत्र से क्वेश्चन उठाए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है। क्या वह अरस्तु है, क्या वह प्लेटो है, या फिर किलपैट्रिक है, या फिर सुकरात है। देखिएगा, आंसर पे जाने से पहले हम सबके ऊपर चर्चा करते हैं। हमने आपसे कहा गई है सुकरात की कौन सी है, आपने कहा भैया प्रश्नोत्तर विधि है। कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि है। अगर हम प्लेटो की बात करें, हमने कहा भैया प्लेटो की तो बताइए, आपने कहा भैया संवाद विधि है। कौन सी? प्लेटो ने संवाद विधि दी। अब हम बताएं कि आप ये अरस्तु की बता दीजिए, तो अब अरस्तु की आपने क्या आगमन निगमन विधि बताई। कौन सी बताइए? आप बताएंगे कि भैया अरस्तु ने जो विधि बताई, आगमन विधि बताई, और कौन सी? निगमन विधि बताई। कौन सी? यह विधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगमन निगमन, आगमन जो विधि होगी उसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम की ओर चलते हैं। जबकि निगमन विधि में सबसे पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उदाहरण की ओर चलते हैं। तो हमने आपसे भैया प्रयोजन विधि यानी कि प्रोजेक्ट विधि की जब बात हो रही है तो हम बताएंगे भैया एक ही रह गया हमारा किलपैट्रिक, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या है? किलपैट्रिक हमारा आंसर है। और जो ऑप्शन दिए गए थे सबके ऊपर चर्चा भी करी। अगर आपको यह बात पता नहीं है तो लिख लीजिएगा, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि होती है, प्लेटो की संवाद विधि है, अरस्तु की आगमन निगमन है, और सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि है। जबकि प्रश्नावली विधि किसकी है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखिएगा, आपसे पूछा गया कि बच्चे का जब खिलौना छिपाकर यह कहा जाए कि भैया तुम्हारा जो खिलौना है वह जो चिड़िया ले गई, तो बच्चा कौन सी अवस्था में है, आप बताएंगे। लेकिन आप हमें कमेंट में बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कौन सी अवस्था में है। यह भी हमने बताया था आपको जब जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाया। तो बच्चा जब खिलौना छिपाकर कहा जाए, यानी कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित नहीं हुआ है। अब बच्चे का जो वस्तु स्थायित्व होता है, और शुरुआत में तो इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे इस अवस्था में बच्चा आगे बढ़ता है तो वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है। और विकसित कब होता है? 18 से 24 माह के अंतर्गत विकसित होता है बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण। जब आपने कहा कि भैया माह की बात करी, अच्छा इतने कम माह, तो यह इसका जाहिर से आंसर है कि शैशवावस्था इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? तो शैशवावस्था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा है ये भी बताइएगा। देखिएगा कि एक क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया, यह क्वेश्चन बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, यह नृत्य प्रदर्शन के दौरान हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। जब आप डांस करते हैं तो उसमें से आपकी किस बुद्धि का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या वह प्राकृतिक बुद्धि होती है, या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है, या शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है, या भाषागत बुद्धि होती है। देखिएगा, भाषागत बुद्धि तो जाहिर सी बात है कवि के अंदर पाई जाएगी।
कवि के अंदर पाई जाएगी और जो नेता होते हैं हमारे उनके अंदर पाई जाएगी भाषागत बुद्धि। ठीक है, अगर आप नृत्य प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जब आप नृत्य प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तो बाहर सी बात है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होगी। जब आप डांस करेंगे तो आपके हाथ पैर भी चलेंगे, जब हाथ पैर चलेंगे तो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। जो बालक प्रकृतिवादी होता है, प्रकृति की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, वह प्रकृतिवादी, उसमें बुद्धि विकसित होती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगले के ऊपर चर्चा करते हैं कि बताइए, आपसे कहा गया कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे, अभिभावकों से कहेंगे, या उसे दंड देंगे, या कारण है, कार्ड नहीं है यहाँ पे, आप कारण है, यह कारण है, या कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? बताइएगा। अब जाहिर सी बात है, कोई बच्चा अगर लेट आ रहा है तो हम सबसे पहले उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे, बालक लेट क्यों आ रहा है। जब कारण जानने की चेष्टा करेंगे तो हमारा इसका आंसर भी यही है कि भैया सबसे पहले तो हम उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बालक लेट क्यों हुआ विद्यालय में आने से, ना कि हम सबसे पहले हम उसके अभिभावकों से कह देंगे जाके। ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। दंड तो हम दे ही नहीं सकते बालक को, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये सरासर गलत बात है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, 27 का सी, यानी कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, संवेग व्यक्ति की, आपसे पूछा गया कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये निम्नलिखित में से किसने कहा है? बताइएगा, किसका कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? क्या यह पियाजे का कथन है, या फिर वुडवर्थ का कथन है, या फिर बैलेंटाइन का कथन है, या रॉस का कथन है? बताइएगा। आपने कहा भैया जब संवेग की बात आती है तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये, तो यह जो कथन है वो वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा। एक बार आप साथ साथ बोलिए कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने कहा। हमारा आंसर वुडवर्थ ही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उससे ज़्यादा शेयर करें आप, क्योंकि यहाँ पे एकदम पेपर जैसा माहौल बनाना है। जब बच्चे अधिक होंगे तो उनमें आगे निकलने की होड़ होगी। जब आगे जहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगी तो वहाँ पे अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया कि भैया कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कार्य के द्वारा निर्धारित होती है? वह कार्य नहीं है कि वह बाहरी चीज़ों के द्वारा, इसमें पूछा गया कि वह कौन सी अवस्था है। कोहल वर्ग ने कहा कि जब नैतिकता वह कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। क्या वह पूर्व परंपरावादी अवस्था है, या फिर परंपरावादी अवस्था है, या फिर उत्तर परंपरावादी अवस्था है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसको तो डी को आप पहले ही काट दीजिएगा। हमने आपको बताया कि जो कोहल वर्ग होते हैं उन्होंने अपने नैतिकता के विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई थी। जब 3 अवस्थाएं बताई थी उनमें जो पहली बताई थी वह पूर्व परंपरावादी अवस्था है, और पूर्व परंपरावादी अवस्था ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि वह अवस्था है जब बालक दंड से बचने के लिए, दंड के भय से बालक सीखता है। इसी अवस्था में बालक स्वार्थी होता है। ठीक है, इसी अवस्था में बालक स्वार्थी होता है, लेकिन आपको इस स्वार्थ को दंड के भय से अलग रखकर चीज़ों को बांटना भी सीखता है। इसी अवस्था में बालक में नैतिकता वह कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपने कोहल वर्ग से हमारी संबंधित क्लास ना देखी हो, एक बार जरूर देख लें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिएगा, चर्चा करते हैं हम आज की अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा कि जो सूझ द्वारा सीखने का जो प्रतिपादन है वह किसने किया? क्या वह थॉर्नडाइक ने किया, या फिर कोहलर ने किया, या गुड ने किया, या फिर पावलोव ने किया? बताइएगा। हमने कहा कि भैया जो सूझ के द्वारा सीखते हैं बालक वह तो कोहलर ने दिया, और कोहलर ने प्रयोग किसके ऊपर किया था? आपने कहा भैया कि चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। हमने कहा उसका नाम बताइए, तो आपने कहा सुल्तान उसका नाम है। यह नाम एक बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो वहाँ पे चिंपैंजी या बनवानुस ना लिख के सुल्तान लिख दिया था। ठीक है, सुल्तान लिख दिया था। कोहलर किसके पीछे, यानी कि सूझ को विशेष महत्व दिया इन्होंने।
देखिए, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जब वीडियो को आप लाइक करेंगे तो उसे शेयर भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर बताएं और डिजिटल शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।